सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही किसी भी तरह, एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना CDS और CAPF का जो बैच है उसका ऑफिशियल बिगनिंग आज से होने वाला है। एंड विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। एक बार कंफर्म करेंगे कि वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। ठीक है, वॉइस आई थिंक क्लियर है। सो विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। अब क्योंकि आज ये हम लोग की पहली क्लास है तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग करने वाले हैं चीज़ें, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, सीजल वाले सीजल बाले भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सीजल बाले भी। चलो भाई, तो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा होगा, क्लियर है ना स्क्रीन? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग यहाँ पर NCERT से कवर करने वाली चीज़ें। ठीक है, अब आपको क्या NCERT लेने की ज़रूरत है नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मैं सारा चीज़ें करवा ही दूंगा आपको। आप चाहें तो हार्ड कॉपी रख सकते हैं और जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं साथ साथ। नहीं होगा तो मैं ये जो पूरा हाईलाइटेड पोर्शन है NCERT का, ये पूरा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, जिन लोगों ने बैच में एनरोल कर रखा है, तो उन लोगों का जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स आपको ऐसे बनाने नहीं है, आपको मिलेंगे जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। ये डिजिटल नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि हम हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में, हर चैप्टर में MCQs करेंगे, क्योंकि पहली आज हम लोग की क्लास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो MCQs हम लोग साथ ही साथ करेंगे। जैसे कि आज जो हम लोग का जो भी टॉपिक रहेगा, ऑलराइट, उसके बाद MCQs करेंगे। एंड यही MCQs, क्योंकि ये जो लेक्चर है आप लोगों का, ये आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। जब ऐप पे अपलोड होगा तो साइड में ही आपकी ये सेम जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये क्विज फॉर्मेट में वहाँ पर आपको दिख जाने वाले हैं। इज़ दैट ऑल राइट? इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं ये मैंने वैसे तो अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था। ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। NCERT की अगर हम बात करें ज्योग्राफी में, तो NCERT अगर आपको लेना है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि वैसे तो मैं आपको पूरा सारी चीज़ें रटवा दूंगा NCERT से, जो भी चीज़ें होंगी। और NCERT के बाहर आपको भी पता है कि पेपर बनता नहीं है, ठीक है, और जो बनती भी एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स या फिर जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि इसीलिए हम PYQs कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मैं आपको सप्लीमेंट करता चलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये जो हम लोग का टॉपिक है पहला, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर NCERT में आपका ये कॉन्स्टिलेशन वगैरह इन सब के बारे में नहीं दिया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, तो उसको लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। NCERT तो हम करेंगे साथ में जो सप्लीमेंट्स की नीड होती है, यानी कि जब हम जिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, हम खाना वाना तो खाते ही हैं, साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं एडिशनल। तो वो सप्लीमेंट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, उसकी चिंता अगेन आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे PYQs भी करने वाले हैं, MCQs भी करने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कोई MCQ मिलता है, कुछ भी होता है रेलेवेंट, और आपको डाउट होता है, तो फील फ्री टू आस्क इन दी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें पूछ सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइमिंग में ग्रुप ओपन होगा जहाँ पर आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। कुछ आपको पूछना है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो NCERT करेंगे प्लस जो भी सप्लीमेंट की नीड होगी वो करेंगे। और NCERT यहाँ पर कौन कौन सी करेंगे, तो ज्योग्राफी में 11th क्लास की हम करने वाले हैं, और 11th क्लास में दो हैं। एक तो जो ये हम करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, ठीक है, और एक होती है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक होती है आपकी, एक सेकेंड, ऑलराइट, एक होती है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद इंडिया जो फिजिकल है उस पे आएंगे। क्लियर? तो इंडिया फिजिकल ये बाद पे आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में पहले जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है उसको करेंगे। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से आपकी किताब है ये। क्लियर है? तो ये आपको कर लेनी है, मतलब अगर आपको लेनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जैसे मैंने बताया प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही देने वाला हूँ। चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे ही हम लोग के होते रहेंगे तो वैसे मैं आपको ये प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, क्लियर? तो स्टार्ट करें फिर। अगर चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, फिर बीच में डाउट मत पूछना। तो ये आपको कर, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी नहीं। ये वीडियो यूट्यूब पे
नहीं रहेगी, मतलब ये वीडियो जैसे मैंने बताया था कि प्राइवेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आपको चलो वॉइस आई थिंक रोबोटिक नहीं हुई होगी। ये क्लास रोज़ रहेगी बिल्कुल। ये टाइमिंग जो है मैंने अनाउंसमेंट वीडियो में 3 PM बोली थी, बट इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो शाम को 4 बजे रहेगी और सुबह 8 बजे आपकी रहेगी साइंस की क्लास, ठीक है। 8 AM पे आपकी साइंस रहेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड ज्योग्राफी। शुरू से शुरू कीजिए। अच्छा, शुरू से शुरू करें। अच्छा अच्छा, हमें लगा अंत से शुरू करना था। धन्यवाद, आपने बता दिया और क्लियर, ठीक है। सारे क्लासेस नहीं मुस्कान यादव। ज्योग्राफी मैंने अनाउंसमेंट में अगेन बताया था कि जो ज्योग्राफी है, जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये मैं लेने वाला हूँ। जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सागर सर लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी वेरी फर्स्ट लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज़, मतलब आज के लिए अगर हम बात करें तो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 से। ये जो हमारी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, चैप्टर 2 से क्यों स्टार्ट करें, फर्स्ट से क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ऐसा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मुझे आपको PhD नहीं करवानी है। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अर्थ का ओरिजिन हुआ, एवोल्यूशन हुआ। इसके कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो आगे देखेंगे, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह, क्योंकि वो हम एटमॉस्फेयर में अलग से चीज़ें करेंगे। क्लियर है? तो अभी करते हैं चीज़ों को शुरू, चीज़ों का आरंभ, ठीक। तो ये डू यू रिमेंबर वगैरह ये सब आप अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ से, अर्ली थ्योरीज। तो अर्थ का ओरिजिन किस तरह से हुआ, इसको लेके काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई। जो अर्ली थ्योरीज थी वो एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा, अर्थ के एवोल्यूशन को ही लेके थी। सिंपल, चलो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देन आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फॉर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट, जिसमें कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट हुए जर्मन फिलोसफर थे, उनका नाम था इमानुएल कांत। 1796 में लैप्लेस ने इनकी थ्योरी को रिवाइज किया। इनकी थ्योरी को नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है ये डिटेल में भी समझेंगे जब हम वहाँ पर ये देखेंगे, पढ़ रहे होंगे ओरिजिन ऑफ स्टार्स और या फिर ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। किस तरह से स्टार्स और प्लैनेट्स का ओरिजिन हुआ, वो एक्चुअल में नेबुला से हुआ। नेबुला क्या है? क्लाउड्स और डस्ट जो रोटेट कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, तो उसी को बोलते हैं नेबुला। रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस को नेबुला बोलते हैं। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया? ये प्रपोज किया इमानुएल कांत ने, ठीक है। और उसको बाद में रिवाइज करने का काम किया लैप्लेस ने इन द ईयर 1796। देन साल 1900 में चैम्बरलेन और मॉल्टन ने, इन्होंने बोला दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन। इनका ये कहना था सन है, ठीक है, सन था, एक स्टार अप्रोच किया, इसके साथ कोलाइड किया। कोलिजन से हुआ क्या, कुछ मैटर टूट गया और टूट के अलग हो गया सन से। वो स्टार तो चला गया, लेकिन वो जो मैटर है वो घूमता रहा सन के अराउंड, और उसी से ही सोलर सिस्टम यानी जो भी हमारा प्लैनेट्स वगैरह है उसका ओरिजिन हुआ। तो ये भी अर्ली थ्योरी है, और इसको हम या तो प्लैनेटेसिमल थ्योरी बोल देते हैं या बाइनरी थ्योरी बोल देते हैं, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट्स कंसिडर्ड अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन कोएग्जिस्टिंग, दीज आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड एज बाइनरी थ्योरीज। तो अगर आपसे पूछेगा बाइनरी थ्योरी किसने दी, ठीक है, और जिसके भी जो भी डाउट है होल्ड करके रखो, ठीक है। मैं जब पूछूंगा तो आप बताना, ठीक है। तो बाइनरी थ्योरी इसको बोलते हैं, जो कि किसने प्रपोज करी है? चैम्बरलेन और मॉल्टन ने प्रपोज किया इसको, बाइनरी थ्योरी को। इसी को ही ध्यान इस चीज़ को रखेंगे कि इसको ही हम प्लैनेटेसिमल थ्योरी भी बोलते हैं। इट इज़ ओनली नोन एज प्लैनेटेसिमल थ्योरी। क्लियर है? तो आपको दो यहाँ से क्या फैक्ट याद करने हैं, एक तो नेबुलर हाइपोथेसिस और एक ये जो बाइनरी थ्योरी या फिर प्लैनेटेसिमल थ्योरी है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे पहले इमानुएल कांत ने दिया, देन उसको रिवाइज किया लैप्लेस ने इन द ईयर 1796। इसके बाद जो चैम्बरलेन और मॉल्टन है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि किस तरह से सन है और सन पे एक जो दूसरा स्टार है उसने कोलिजन किया, और कोलिजन की वजह से यहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और इस थ्योरी को हम बोलते हैं बाइनरी थ्योरी या फिर प्लैनेटेसिमल थ्योरी। आई होप इट इज़ क्लियर। देन ये कुछ और हैं जिस पे बिलीव नहीं किया जाता है, ठीक है। ये थ्योरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1950 ऑटो स्मिट इन रशियन कार्ल
Vizaskar in Germany somewhat revised the nebular hypothesis through differing though differing in the details. तो थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, as such important नहीं कि आपसे पूछेगा कुछ. They considered that the sun was surrounded by solar nebula and containing most of the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. The friction and collision of the particle led to the formation of disk-shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion. अभी ये पूरा जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, किस तरह से सन और बाकी जो हमारे प्लैनेट उनका फॉर्मेशन हुआ, ये अभी हम देखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्लैनेट का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, वो थ्योरी जब पढ़ेंगे तब. ठीक है, ईयर याद करने की ज़रूरत है, ईयर याद करिएगा. ठीक है, क्योंकि पूछता है. अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जो साथ साथ एसएससी का भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर ईयर रटने ही है. अगर कोई ऐसा है जो एसएससी का भी कर रहा है तो ईयर तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर है. और अभी हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे. वैसे यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा ईयर स्पेसिफिक सवाल नहीं आते हैं, बट आते नहीं हैं दैट डजंट मीन कि आएंगे नहीं. तो आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है खासकर उसका तो पता ही होना चाहिए. देन मॉडर्न थ्योरीज पे आते हैं. अब ये देखिए, हाउ एवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर दैन द जस्ट ऑफ अर्थ और प्लैनेट. अभी इनिशियली आप खुद सोचो यार कि पहले यूनिवर्स बना होगा कि पहले हमारे अर्थ और प्लैनेट आए होंगे. सिंपल सी बात है, पहले तो ब्रह्मांड बना होगा, यूनिवर्स बना होगा. और ये ध्यान रखना, जैसे बेसिक चीज़ें होती कि यूनिवर्स को ही हम कॉस्मॉस के नाम से जानते हैं और इसीलिए स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं. ठीक, तो सिंपल सी बात है, पहले यूनिवर्स बना होगा देन प्लैनेट्स आए होंगे. लेकिन प्लैनेट की थ्योरी पहले आ गई थी कि किस तरह से सोलर सिस्टम बना है, उसकी थ्योरी पहले आ गई थी और इसके बाद यूनिवर्स की थ्योरी आई. जबकि यूनिवर्स पहले बना होगा, बाद में सोलर सिस्टम आया होगा. तो यूनिवर्स की क्या क्या थ्योरीज आई, तो सबसे पहले जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है, जिसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. इसको दिया गया था भाई एडविन हबल, और इसमें एक और नाम याद रखिएगा एंड दैट इज़ जॉर्ज लेमाइटर. ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा एंड दैट इज़ जॉर्ज लेमाइटर. ठीक है, तो इसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. और इनके अकॉर्डिंग ये मतलब इन 1920s को प्रपोज किया गया था. इन्होंने एविडेंस दिए थे कि यूनिवर्स फर्दर एक्सपैंड कर रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, नहीं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम में, तो गैलेक्सीज जो हैं वो एक दूसरे से और दूर और दूर और दूर और दूर हो रही हैं. भाई गैलेक्सी क्या है, ये भी अभी देखेंगे यूनिवर्स के अंदर कैसे गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है. यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज दिस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन. बलून लो, ये बोल रहे हैं, एक गुब्बारा लो. ठीक है, गुब्बारा लो और गुब्बारे में 4-5 पॉइंट मार्क कर दो. जब फुलाओगे उसको तो तुम पाओगे कि वो पॉइंट दूर दूर जा रहे हैं. लेकिन है क्या, वो पॉइंट तो दूर दूर जा ही रहे हैं, लेकिन तुम एक बलून में चीज़ नोटिस करो कि वो पॉइंट भी बड़ा हो रहा है, वो पॉइंट भी बड़ा हो रहा है. तो एक्चुअल में ये जो दो चीज़ें हो रही हैं बलून में कि पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो पॉइंट अपने आप में इंक्रीज हो रहा है उसका साइज. तो जो पहली वाली चीज़ है वो तो यूनिवर्स में होती है, दूसरी वाली चीज़ नहीं होती है. यानी कि गैलेक्सी अपने आप में इनका इंक्रीज नहीं हो रहा है साइज. अब देखो, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस फैक्ट. साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग बट, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशंस डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी. यानी कि गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन गैलेक्सी अपने आप में एक्सपैंड नहीं कर रही है. जो बलून वाला हमने एग्जांपल लिया कि बलून में पॉइंट डाल दो और जब फुलाओगे तो वो बिल्कुल सही है कि उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज, जितना फुलाओगे उतना इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि यूनिवर्स के केस में ट्रू नहीं है, जो कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के केस में ट्रू नहीं है. ठीक है, क्लियर. अब बिग बैंग एक्सप्लोजन की स्टेजेस क्या थी उसको समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेजेस से क्वेश्चन बन सकता है. आपको ऑप्शन में डाल देगा, स्टेटमेंट में लिख देगा और इसको 1 2 3 3 2 1 जैसे अभी नहीं वो सॉल्ट वाला क्वेश्चन आया था सीडीएस में, मैग्नीशियम क्लोराइड और इस तरह का, नहीं ऑप्शन आपके आए थे कि कौन सा सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है, कौन सा सबसे कम. तो वैसे ही आ सकता है आपका. देखो, पहला तो ये था, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर, जितना मैटर पूरे यूनिवर्स में है वो एक जगह इकट्ठा था, एक बॉल के शेप में, एक बहुत छोटी बॉल के, एक सिंगुलर एटम के रूप में ये इकट्ठा था. स्मॉल, बहुत छोटी सी इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी थी और बहुत भयंकर टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी थी. अब ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसको अगर तुम समेट दोगे एक छोटी सी बॉल में तो वो तो बहुत बड़ा इसका बोल सकते हैं डेंसिटी होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा. अगर उसको हम स्मॉल वॉल्यूम में फिक्स कर रहे हैं, ऐसा ही था कुछ इस तरह से. सिंगुलैरिटी थी, सिंगुलर एटम था. देन क्या हुआ, भड़ाम हुआ, यानी कि एक्सप्लोजन हुआ. एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ. ठीक है, जो कि अभी तक भी चल रहा है. और एक्सपेंशन कब हुआ, आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर,
द प्रेजेंट। अब समझ लो कितने साल पुराना है हमारा यूनिवर्स। अब किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग वगैरह लड़ा के ये ईयर को निकाला कि हाँ रफली 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिफोर द प्रेजेंट ये हुआ होगा। यही कारण है कि क्यों जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 1000 साल 2000 साल कोई मायने नहीं रखते हैं, बहुत छोटा होता है। इट इज़ लाइक आर ब्लिंक ऑफ एन आई इन ज्योग्राफी। 1000-2000 साल जो है आर लाइक द ब्लिंक ऑफ एन आई फॉर द ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पर लाखों में बात चलती है, लैक्स ऑफ ईयर्स में। आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स का क्रिएशन 13। ध्यान रखना ये यूनिवर्स की क्रिएशन की बात हो रही है, कोई इसको ये मत समझ लेना कि हमारे जो प्लैनेट हैं या फिर जो हमारी अर्थ है वो बनी थी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। नहीं, हमारा यूनिवर्स बना था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। कैसे? ये एक सिंगुलर एटम था, सब पूरा यूनिवर्स इसी में इसमें समाया हुआ था। एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से क्या हुआ, हमारे जो डिफरेंट चीज़ें जैसे गैलेक्सी वगैरह ये बनी और धीरे 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 ये एक्सपैंड कर रही हैं। ठीक है, एट द बिग बैंग टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड, और अभी ये क्या है कि ये क्या हो रहा है आपका continue to grow हो रहा है, expand हो रहा है। As it grew, some energy was converted into matter. There was particularly rapid expansion within fractions of second after the Big Bang. Thereafter, the expansion has slowed down within first 3 minutes from the Big Bang event. First atom began to form. आप ये बताना चाह रहा है कि जब एक्सप्लोजन हुआ, जब बढ़ाम हुआ, तो जो रेट ऑफ एक्सपेंशन था वो बहुत तेज था, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, वो बहुत तेज़ था, फिर धीरे 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 ये अब स्लो डाउन हो चुका है विद इन द 3 लाख। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमारे हिमालय बने होंगे, ठीक है, इतना तो आई थिंक सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे कि वो एकदम से बने, लेकिन अभी देखो तो बहुत फ्यू सेंटीमीटर्स इन अ ईयर ग्रो कर रहे हैं। हिमालय जो है हमारे आज भी वो ग्रो कर रहे हैं बाई फ्यू सेंटीमीटर, लेकिन जब बने होंगे तो बहुत भयंकर एकदम तेज़ी से बने होंगे, है ना, तब रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत तेज होगा। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो ये 3 स्टेजेस ध्यान रखिएगा, और इसमें ये दिखाया गया है पिक्चर में कि किस तरह से ये एक्सप्लोजन हुआ, गैलेक्सीज बनी, और इनके बीच की डिस्टेंस आप देखो बढ़ती जा रही है, और वो आज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन गैलेक्सी का साइज कांस्टेंट है। ठीक है, इसको अपोज करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा ये थ्योरी दे दी अब हम इसको अपोज करेंगे, मतलब इसके अपोज में हम बोल सकते हैं कि एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ये 3 लोगों ने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, और इसको दिया गया था जब हम आज़ाद हुए थे उससे 1 साल बाद। तो इतना तो अब तुम कमेंट में बता ही सकते हो कब दिया गया था, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो ये किसने दी थी? फ्रेड हॉयल ने। ठीक है, फ्रेड हॉयल, यहाँ पर तीनों लोग के नाम लिख देता हूँ। फ्रेड हॉयल है एक, प्लस थॉमस गोल्ड है, और हरमन बॉन्डी है। ठीक है, हरमन बॉन्डी, बूंदी मत लिख देना, ठीक है, बॉन्डी है ये, बॉन्डी बूंदी नहीं। तो फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी, इन्होंने दिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी इन द ईयर 1948, जिसमें इन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये सिंगुलर एटम है और फिर एक्सप्लोजन हुआ। इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स कांस्टेंट है और वो अपनी स्टेडी स्टेट को मेंटेन किए हुए है। नया मैटर बनता है क्योंकि कुछ बिगड़ता है, तो वो अपना एक स्टेडी स्टेट को मेंटेन किए हुए है, कांस्टेंट डेंसिटी को, एक एवरेज डेंसिटी को उसने मेंटेन करके रखा हुआ है कि किस तरह से नया एटम, नया मैटर वगैरह का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको नहीं मानती है, वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को ही मानती है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रूफ है उसके लिए। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द स्टार फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टार एंड सारी चीज़ें, नेबुलर हाइपोथेसिस, वो सब पढ़ेंगे अभी हम। ठीक, तो अगर हम बात करें द स्टार फॉर्मेशन की, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। यानी कि पहले इतना मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था मैटर का हमारे यूनिवर्स में। जो भी इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस थे उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म हुआ, एंड इट कॉज द मैटर टू बी ड्रॉन टुगेदर। क्योंकि अब इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना होके, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, जिसकी वजह से जो मैटर है वो एक जगह इकट्ठा होने लगा। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी, जिसकी वजह से अब गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा। जब एक्सप्लोजन हुआ, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो मैटर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, कहीं इकट्ठा था, कहीं दूर दूर था, तो इकट्ठे वाले का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हुआ, तो इसकी वजह से उसके अराउंड जो है मैटर इकट्ठा होने लगा, और यहीं से निर्माण होता है, बनती है गैलेक्सी। ठीक है, आपने सुना होगा कि वी आर अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सुना होगा आपने, तो वो गैलेक्सी वही होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझ एक डेवलप करता हूँ आपकी कि गैलेक्सी जब मैं बोलता हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे समझ लो ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं।
ठीक है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। इसमें से जैसे हमारी ये मिल्की वे गैलेक्सी मान लेते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, हज़ारों गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं छोटी बड़ी। उसमें से मान लेते हैं मिल्की वे गैलेक्सी है। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में भी जूम कर लो तुम, यहाँ पर तुमको मिलेंगे बहुत सारे सोलर सिस्टम, ठीक है, हजारों सोलर सिस्टम तुमको मिल जाएंगे, हजारों सोलर सिस्टम। उसमें से कोई एक हमारा हजारों में से एक सोलर सिस्टम होगा, उसमें हजारों मतलब सोलर सिस्टम में से हमारा एक सोलर सिस्टम है, और उसमें से हम 8 प्लैनेट हैं जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें से हमारी अर्थ है। अब समझ रहे हो कि हम कितने माइन्यूट लेवल में जी रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारा घमंड, हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड, है ना। खैर उसको छोड़ो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं गैलेक्सी की जब बात कर रहा हूँ तो यूनिवर्स से छोटी चीज़ है लेकिन सोलर सिस्टम से बड़ी चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल सोलर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेज दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है। ये बहुत दूर दूर मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस होती हैं, ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर, बहुत दूर दूर डिस्टेंसेस में फैली हुई होती हैं। और उन दूर दूर डिस्टेंसेस को लाइट ईयर में मापते हैं। लाइट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो लाइट ईयर का मतलब होता है इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी का पैमाना होता है, दूरी का मापक होता है, एंड नॉट ऑफ टाइम, ठीक है। लाइट ईयर सोच के ये आपको नहीं वो लगाना है कि भाई ईयर है तो टाइम का मात्रक है, नहीं, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आपको ही पता है 3 इंटू है ना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ कंसिडरिंग द डिस्टेंसेज द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और इसी को ही हम बोल देते हैं लाइट ईयर या हिंदी में प्रकाश वर्ष। तो उस हिसाब से सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस हुई लाइट ईयर में अगर हम देखें तो इट इज 8.3 मिनट ऑफ अ ईयर, विच मीन्स इफ सनलाइट starts from the sun it will take 8.3 minutes to reach on the earth। यानी कि अगर जो सन लाइट है वो जब सन से चलती होगी और अर्थ में पहुंचती होगी तो 8.3 मिनट लगते होंगे उसके। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अभी सन अपनी लाइट भेजना बंद कर दे, सन अपनी लाइट भेजना बंद कर दे तो 8.311 मिनट तक अर्थ में उजाला रहेगा, क्योंकि इस टाइम पहले जो लाइट चली हुई होगी वो रीच करेगी, है ना, समझ रहे हैं आप। और हाँ, पारसेक भी होती है, पारसेक भी होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पारसेक इससे बड़ी यूनिट होती है, किससे, लाइट ईयर से। तो 1 पारसेक में अगर कभी पूछ ले कितने लाइट ईयर होते हैं तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ये पारसेक भी इसी की डिस्टेंस यूनिट होती है। पार्स जो आपकी पास्कल होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है, ये पारसेक है, क्लियर है। Now, a galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud। गैलेक्सी किस तरह से बनती है, जब हाइड्रोजन गैस ना, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस लार्ज क्लाउड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है, और लार्ज क्लाउड जो होता है उसको हम नेबुला बोलते हैं। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस। नेबुला है, बहुत बड़ा क्लाउड है, इसके अंदर भी छोटे 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 क्या बन जाएंगे, लोकलाइज्ड लम्प्स बन जाएंगे। जैसे तुम पानी में, जैसे तुम दूध में एकदम से तुम अपना वो जो भी बॉर्नविटा डाल दो, या फिर अगर जिम में जाते हो तुमने देखा होगा अगर प्रोटीन पाउडर वे प्रोटीन डाल दो तो लम्स बन जाते हैं दूध में या पानी में, होता है कि नहीं। और ठंडे पानी में डाल दोगे तो और जल्दी लम्स बन जाते हैं वो। तो वही है, ये क्लाउड है पूरा। अब इसमें से भी छोटे छोटे ऐसे लम्स बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैटर इकट्ठा हो गया होगा इसलिए बन गया होगा। और ये जो लम्स बने ना यही स्टार हैं, ये जो लम्स बने, दीज लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और ये स्टार्स के अराउंड जो है कुछ पत्थर घूमने लगेंगे, उन्हीं को प्लैनेट बोल देते हैं, और वो पूरा जो सिस्टम है वो सोलर सिस्टम कहलाता है। अब समझ में आई बात कि ये यूनिवर्स हो गया। फिर ऐसे गैलेक्सी बन गई नेबुला से, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ जो हाइड्रोजन गैस है। फिर इसके छोटे छोटे लम्स बन गए, ये लम्स स्टार बन जाएगा। स्टार के अराउंड, क्योंकि स्टार की बहुत ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो, ठीक है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अराउंड जो है प्लैनेट घूमने लगेंगे। प्लैनेट मतलब एक तरह से समझ लो तुम पत्थर घूमने लगेंगे, और वो एक पूरा सोलर सिस्टम बन जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि एक गैलेक्सी के अंदर भी तुम्हें हजारों सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टार जो है 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट में शुरू करूँ और वो जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो मैं दिखाऊँ आपको अभी, उससे पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भी।
क्लियर है, ओके। डिजिटल नोट्स का डेमो आपको जब ये एप्लीकेशन पे अपलोड होगा ना लेक्चर, तो एप्लीकेशन पे जाके देख लेना। पहले वाले को हम फ्री रख देंगे उसमें, सो दैट आप जाके देख सकते हो कि किस तरह से होगा, है ना। ना ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फॉर्मेशन किस तरह से होगा प्लैनेट का वो समझो। द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहला स्टेज है स्टार्स आर लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेज विद इन अ नेबुला। नेबुला के अंदर क्या है? लोकलाइज लंप है, अभी समझा चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डेवलप अराउंड द गैस कोर। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से नेबुला का फॉर्मेशन होता है, देन आपको स्टेजेस भी समझ में आ जाएंगी। होता क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है? पूरा नेबुला है, ये लोकलाइज लंप है। ये पूरा जो हमारा नेबुला था बड़ा वाला क्लाउड, उसके अंदर ये लोकलाइज एक छोटा सा लंप है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें रोटेशन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से जो लाइटर गैस है वो सेंटर की तरफ आ जाएंगी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। उसकी वजह से यहाँ पर बन जाएगा स्टार, उसकी वजह से बन जाएगा स्टार। और इसके अराउंड जो है हमारे जो भी मैटर है, जो भी अदर मैटर है, ठीक है, रॉकी मैटर या फिर नॉन रॉकी मैटर, वो इसके अराउंड घूमने लगेगा। और वहीं से होता है फॉर्मेशन किसका? प्लैनेट्स का। वही है दूसरा स्टेज। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। जो भी मैटर है वो उस कोर के अराउंड डेवलप होना शुरू हो जाएगा और वो घूमना। और कोहेजन का मतलब होता है मिलना, उनका एक साथ मिलना, इकट्ठा होना। डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज प्लैनेटेसिमल। तो प्लैनेटेसिमल का निर्माण, प्लैनेटेसिमल क्या है? कुछ नहीं, रॉकी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज प्लैनेटेसिमल? इट इज रॉकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये नेबुला बड़ा वाला लोकलाइज लंप ऑफ गैस बना, इसमें रोटेशन हुआ, जिसकी वजह से सेंटर पे क्या बन गया? सेंटर पे बन गया आपका स्टार। और जितना भी जो अदर मैटर था, बाकी का मैटर, वो इसके अराउंड इस तरह से घूमने लगा। और वही हमारे क्या बन जाएंगे? वही प्लैनेटेसिमल्स बन जाएंगे, और जिनको कि हम प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेटेसिमल हैं क्या? छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपस में मिलेंगे। In the final stage, these large number of small planetesimals accrete, यानी कि इकट्ठा होंगे, to form a few large bodies in the form of planet। और इस तरह से हमारे प्लैनेट्स का निर्माण होता है। समझे आप? ठीक, क्लियर? करंट अफेयर का मार्च का मैगजीन कब आएगा? आएगा भैया, पहले ये सोलर सिस्टम पढ़ लो, ठीक है। अभी आते हैं सोलर सिस्टम पे। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट। ये थोड़ा सा डेटा मुझे पता है गलत है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये पुराना डेटा है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज हमारे 8 प्लैनेट्स हैं अभी। जो प्लूटो है, ठीक है, जो प्लूटो है दैट इज़ नो मोर अ प्लैनेट, ठीक है, नो मोर अ प्लैनेट। ये अभी प्लैनेट नहीं है। क्यों प्लैनेट नहीं है? क्योंकि 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई थी, उसमें प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जो प्लूटो ने फुलफिल नहीं करी, जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो आगे नहीं होगी तो हम उसको मैं आपको लिखवा दूंगा, या फिर आपके नोट्स में तो हो गई वो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम पहले पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये हमारे जो प्लैनेट है वो बने, पहले वो समझ लेते हैं नाउ। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट, 9 हटा दिया जा चुका है। द 10th प्लैनेट 2003 UB313। अब ये भी जहाँ भी आपको लिखाऊंगा ना, तो ये प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि जो हमारा एरिस करके होता है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। जैसे प्लूटो अभी ये एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में, और ये सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ मतलब बौना ग्रह, हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। ये कहाँ पर पाया जाता है अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation some 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 5.5 बिलियन साल पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। किसका? ये जो नेबुला से, नेबुला का रोटेशन, स्टार का फॉर्मेशन और प्लैनेट का फॉर्मेशन। और जो हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ वो लगभग 4.6 बिलियन, यानी कि ये जो काम है घूमने का, ये 5.6 बिलियन साल पहले शुरू हुआ। लेकिन जो हमारे प्लैनेट बन के तैयार हुए वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसी वजह से जब अर्थ की एज पूछेगा तो आंसर ये होगा, लेकिन यूनिवर्स की एज पूछेगा तो आंसर ये होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। सन हमारा एक स्टार है जो कि सेंटर पे है, और हमारे 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट्स।
63 मून्स तक है, 63 तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो सैटर्न के ही हैं अभी, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज, एस्टेरॉइड एंड कॉमेट। एस्टेरॉइड कॉमेट क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड होते हैं ये पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स छोटे, जो बड़े नहीं बन पाए कि वो प्लांट बन सकें, तो छोटे 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 जो पत्थर होते हैं प्लांट के कंपैरिजन में छोटे होते हैं वो। कॉमेट्स क्या होते हैं? स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट्स, आइस के बने होते हैं ये कॉमेट्स, ठीक है। आइस और डस्ट के बने हुए होते हैं ये। आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस एंड अर्थ आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो भी हमारे ये 9 प्लैनेट हैं इनमें से ये जो शुरू के 4 हैं ये इनर प्लैनेट हैं, और ये जो आखिरी के 4 हैं इनको एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। इनर और आउटर या फिर एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। अब ये जो अभी उनके बारे में ही प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं पहले उनको समझ लेते हैं, देन इस डायग्राम पे आते हैं। तो आउट ऑफ दीज 8 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड एज इनर वंस दैट लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ द एस्टेरॉइड। द अदर 5 प्लैनेट आर अदर 4, ये 4 होगा, ठीक है, इसको करेक्शन करना बिकॉज प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट। 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज द आउटर प्लैनेट्स। ऑल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल। अब समझिए आप किस एस्टेरॉइड बेल्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, ये वाला पिक्चर तो आप समझ गए हो, ये तो चलो लगा रहने देते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो मार्स है और ये जो जुपिटर है इनके बीच में क्या है? एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, इस तरह से एक क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है, यानी कि छोटे छोटे थोड़े बड़े बड़े टाइप पत्थर जो हैं घूम रहे हैं इसके अराउंड। जैसे हमारे प्लैनेट हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं तो ये भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड वाले जो हमारे चारों प्लैनेट हैं इनको हम बोल रहे हैं इंटीरियर प्लैनेट्स, और इसके जो राइट साइड वाले हैं इनको हम बोल रहे हैं एक्सटीरियर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट। जोवियन क्यों बोल रहे हैं? जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, और इंटीरियर या फिर इनको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक और जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। समझ में आ रही है बात इतनी? अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये बोल रहा है, ठीक है, ये तो चीज़ आप समझ गए, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर, कौन? एक्सटीरियर वाले, दैन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑल द प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे एक्सटीरियर वाले प्लैनेट हैं, यानी कि जो बाहर वाले प्लैनेट हैं, ये आपके इनमें थिक एटमॉस्फेयर है और लार्जर इन साइज है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्यों ये टेरेस्ट्रियल हैं, क्यों इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्यों इनकी जो डेंसिटी कम है। ये जोवियन जो प्लैनेट होते हैं वो गैस जाइंट्स भी कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गैस जाइंट, क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं इसलिए, ठीक। नाउ वाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर आर मोस्टली इन गैशियस फॉर्म? कि जो अंदर वाले हैं, अंदर के 4 मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये तो चट्टान के बने हुए हैं, बहुत ठोस हैं ये। लेकिन तुम आ जाओ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैस के बने हुए हैं। तो अगेन 3 रीजंस हैं। अब एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रहा हूँ? बनाने को तो पीपीटी से पढ़ा सकता था, जो कि मैं एसएससी में जिस तरह से पढ़ाता हूँ एसएससी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ की नीड होती है कि भाई हमें वहाँ शॉर्ट एंड क्रिस्प में ख़त्म करना होता है। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पर आपके आ रहे हैं 120 क्वेश्चन, सीएपीएफ में आ रहे हैं 125 क्वेश्चन, वहाँ आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, तो कुछ तो अंतर है ना। और फिर यहाँ 125 तगड़े आ रहे हैं सीएपीएफ में और वहाँ 25 आ रहे हैं, आपको पता है किस तरह के आते हैं, फैक्चुअल टाइप आते हैं, तो वहाँ उस चीज़ की नीड होती है। अब यहाँ पर क्या है ना, वो इसमें लिख देगा, ऑप्शन में स्टेटमेंट लिख देगा, 4 स्टेटमेंट, इनमें से बताओ क्या रीज़न नहीं है कि क्यों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बहुत हार्ड होते हैं या फिर रॉकी होते हैं, जोवियन गैस लाइक होते हैं। अब हम तो तुमको पीपीटी में सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, एक रीज़न लिख देंगे, हो सकता है कि भाई जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है आर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द सन। तो सन ने क्या किया, उनके एटमॉस्फेयर को उड़ा डाला, तो सिर्फ चट्टान बचा। दूर वाले जोवियन वाले दूर थे तो उनकी हवा नहीं उड़ पाई, और बड़े भी तो ग्रेविटी ज़्यादा थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या, वो तीनों स्टेटमेंट आपको लिखे हुए होंगे, तो इसलिए एनसीईआरटी से पढ़ाऊँ सो दैट लाइन बाई लाइन वो आपको रटी हो, क्योंकि ये आपका अगर हो गया ना, आपका बेस इतना भयंकर हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आगे चल के अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम भी देने जाओगे ना तो भी आप बहुत आगे होगे बाकियों से, ठीक है। तो ये इसी वजह से यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी है। क्लियर है? शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है, हुमन जी शेड्यूल आ जाएगा। और जुपिटर पहले बना था ऐसा हिपोथेसिस है। हाँ निशांत, एनसीईआरटी बुक्स बता दो कौन सी यूज़ करोगे सब सब्जेक्ट के लिए। मैंने ज्योग्राफी का बता दिया है, ठीक है, अभी
बाकी साइंस का आप सागर से पूछ लेना, वो वही होती है, 9th और 10th का यूज़ करेंगे वो, 9th और 10th का साइंस में। ज्योग्राफी के पॉलिटी में यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादा प्रोडक्टिव हमारे लिए लक्ष्मीकांत होती है, तो वो लक्ष्मीकांत नहीं, वो हम पीपीटी से ही करेंगे जहाँ पे पीपीटी की नीड है। और ये वाला यानी कि ज्योग्राफी हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये एनसीईआरटी से करने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी से करो, सेम गोज विद ज्योग्राफी। अब कोई मूर्ख ही होगा जिसने कि 11th क्लास की एनसीईआरटी ना पढ़े, ठीक है। मैं बोलने को बोल सकता हूँ कि एनसीईआरटी कोई ज़रूरत नहीं, करवा दूंगा, लेकिन पढ़ो भाई, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास की दोनों, फिजिकल ज्योग्राफी और जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वाली, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। 12th की आपको नहीं लेनी, 12th में एक ह्यूमन ज्योग्राफी आती है और एक वो इकोनॉमिक्स करके कुछ उसका नाम है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में सिलेक्टिव चीज़ें हमें पढ़नी है जो हम पढ़ लेंगे। मेन तो 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी हैं, अगर वो बाई हार्ट हैं आप सिविल सर्विसेज का भी कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ठीक है। रही बात जो बाकी बुक्स होती हैं, वो बहुत बात की बात है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, ऑलराइट। चलो भाई, तो क्या मुकराक ही है, मुकराक मतलब क्या होता है मुकराक? चलो भाई, तो अभी समझते हैं कि रीजंस क्या हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जर्वन प्लैनेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। पेरेंट स्टार का मतलब क्या है? वो स्टार जो इन सब का पेरेंट है, जिनके अराउंड ये सब घूम रहे हैं, वो कौन है? सन है, ठीक है। और अभी मुझे याद दिलाना, मुझे सन के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें लिखवानी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दैट इज ये क्योंकि पास में बने हुए हैं, वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेज टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल। जोवियन प्लैनेट की अगर बात करें तो बहुत दूर बने। सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। बहुत भयंकर सोलर फ्लेयर्स चले, जिसकी वजह से जो भी गैस थी, मोस्टली हाइड्रोजन हीलियम ही थी। अर्ली पार्ट में जितने भी प्लैनेट है सब में हाइड्रोजन हीलियम थी। तो क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट प्लास में है, देख रहे हो आप, ये पास में है चारों, तो ये जो भयंकर सोलर फ्लेयर चले, तो इसकी वजह से जो भी हाइड्रोजन हीलियम थी स्ट्रिप ऑफ हो गई। और इतने छोटे छोटे प्लैनेट हैं, ये सारे बड़े हैं, एक तो पास में और ऊपर से छोटे हैं, तो इनकी ग्रेविटी भी इनके कंपैरिजन में कम है, तो उड़ गई गैस। इनकी क्या, उतने सोलर फ्लेयर भी नहीं गए, और जो गए भी तो उसको होल्ड कर लिया। अब तुम बोलोगे जुपिटर के पास, जुपिटर बहुत बड़ा है, जुपिटर तो सबसे बड़ा है इन सब में, जुपिटर इन सब में सबसे बड़ा है, तो इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी तगड़ी होगी, तो इसकी भी जो है गैस उड़ नहीं पाई, ठीक। एंड तीसरा, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड। वही सी जो सेम चीज़ मैंने बताई, छोटे हैं तो उतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो एस्केपिंग गैस को बचा सकें। अब मून पे आ जाते हैं, देन उसके बाद ये सारी प्लैनेट, या तो पहले हम देख लेते हैं सारे प्लैनेट की जो भी रिगार्डिंग चीज़ें हैं, उसके बाद हम मून पे आएंगे, और मून की जो लाइट है उसको कितना टाइम लगता है आने में, और जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे आपको लिखवानी है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके यहाँ पर फैक्ट देखते हैं। ये फैक्चुअल पार्ट है जो अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा इसको। सबसे पहले तो मरकरी, क्या क्या फैक्ट आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाकी तो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा एक वेल अरेंज्ड फॉर्मेट में। तो ये आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। एंड ये क्लोजेस्ट टू सन है, क्लोजेस्ट टू सन है। इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि इस तो सबसे छोटा है तो गैस को होल्ड नहीं कर पाएगा, और सबसे पास में तो कितनी भयंकर सोलर फ्लेयर चली होगी तुम्हें पता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने वीनस चाचा की। तो वीनस को हम ल्यूसीफर भी बोलते हैं। ल्यूसीफर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइट ब्रिंगर, ल्यूसीफर का मतलब होता है लाइट ब्रिंगर, ये लाइट लाता है, लाइट ब्रिंगर होता है ये। वीनस को हम अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। ट्विन सिस्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो साइज़ है, साइज़ सिमिलर टू अर्थ है, ठीक है। साइज़ सिमिलर टू अर्थ है इसका, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। इसको हम मॉर्निंग और इसको हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुबह और शाम को देखने को मिलता है, तो सांझ का तारा और भोर का तारा इसको हिंदी में हम बोलेंगे। वीनस को अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ब्राइटेस्ट है, लाइट ब्रिंगर है भैया, लाइट ला रहा है, तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है ये। एंड साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे वीनस, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, ल्यूसीफर लाइट ब्रिंगर एंड इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे वीनस के रिगार्डिंग ब्राइटेस्ट प्लैनेट कि ये जो है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है थिक क्लाउड्स ऑफ H2SO4, बड़े बड़े मोटे मोटे बादल देखने को मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के, जो हीट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो मरकरी सबसे गर्म नहीं होगा, दो इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, बट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट, हॉटेस्ट इज वीनस, ठीक है।
अब रोटेशन और रेवोल्यूशन की थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि दोनों के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जैसे मरकरी की अगर बात करेंगे तो इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाना, उसको एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई बात? सन के अराउंड एक चक्कर, तो उसको एक रेवोल्यूशन बोलेंगे। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होता है 88 दिन में, मात्र 88 डेज में। हमारी अर्थ 365 दिन लगाती है, जिसको हम बोलते हैं एक साल हो गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जो मरकरी है वो 88 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो इसलिए फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। जो वीनस है इसका स्लोवेस्ट रोटेशन है, देख रहे हो, स्लोवेस्ट रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है एक दिन, जैसे हम बोलते हैं ना 24 घंटे का एक दिन होता है अर्थ पे, तो वैसे वीनस में 243 अर्थ डेज में एक दिन होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होता है। रोटेशन का मतलब है एक चक्कर अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही धुरी में एक चक्कर मार लेना, उसको बोलते हैं वीनस, ठीक है। तो ये जो वीनस है शुक्र, ये है बुध ग्रह, ये है शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है ये तो 243 दिन में अपना एक पूरा जो है रोटेशन कंप्लीट कर पाता है, जो हमारी अर्थ सिर्फ 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। अब आते हैं अर्थ पे। अब अर्थ के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, इट इज़ ब्लू प्लैनेट। इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, अर्थ की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है इसका, हाईएस्ट डेंसिटी। कितनी होती है इसकी डेंसिटी? तो इसकी डेंसिटी होती है 5.5, जूम ही करना पड़ेगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अर्थ की डेंसिटी होती है। ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आपको पता है 70% वाटर है और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है। अब आ जाते हैं मार्स पे। मार्स के रिगार्डिंग ध्यान ये रखना है कि मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें आयरन ऑक्साइड के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए आयरन ऑक्साइड है। दूसरा, मार्स की अगर बात करेंगे तो फोबोस और डीमोस, दो यहाँ पर इसके सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। सैटेलाइट सर क्या होता है? सैटेलाइट कुछ और नहीं, मून को ही सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट वो होता है जो एक प्लैनेट के अराउंड, जैसे कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, ठीक है, इसी को हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रख लेना, एक थ्योरी और है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कि कॉपरनिकस ने दी थी 1543 में, ठीक है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कॉपरनिकस ने दिया था। ये कब दिया था? 1543, 1543 में, जहां पर उन्होंने बोला था कि जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो भी हैं आर रिवॉल्विंग अराउंड सन एज अ इन अ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? वो सेंटर्स जिनका सेंटर कॉमन होता है। जैसे सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, तो सबका सेंटर कॉमन है, तो इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं। कॉपरनिकस ने दी थी 1543 में, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मार्स के रिगार्डिंग रेड प्लैनेट है फोबोस डिमोस, और इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पर वो है निक्स ओलंपिया, ठीक है। और ये फैक्ट तो यार कॉमन ही रहेंगे, चाहे तुम एसएससी के लिए पढ़ो चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ो, ठीक है। एंड ये क्योंकि अब मैंने जो सैटेलाइट की बात करी, सैटेलाइट क्या बताया मैंने कि सारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड घूम रहे हैं, इसी तरह प्लैनेट के अराउंड जो घूमता है, जो प्लैनेट के अराउंड घूमता है उसको मून या फिर सैटेलाइट बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, जो मरकरी और वीनस के पास, बेचारों के पास नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, मरकरी एंड वीनस दीज बोथ, या तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अलग से, ठीक है, कि मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट या कोई मून नहीं है इनके पास। अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। और मार्स के पास दो हैं, फोबोस और डीमोस है। अब यहाँ पर क्या है? अब ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, ये है छोटे छोटे बड़े बड़े जो पत्थर घूम रहे हैं। तुमसे पूछेगा किन दो प्लैनेट के बीच में घूम रहे हैं, तुम क्या बोलोगे? मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं। मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में घूम रहे हैं। यही डिवाइड कर रहे हैं इंटीरियर प्लैनेट को एक्सटीरियर प्लैनेट से। यही काइंड ऑफ नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। क्या हो गया भैया, ये कहाँ चला गया सब? ओके, ठीक है। तो जुपिटर के बारे में बात करते हैं अभी। जुपिटर, इट इज दी, जुपिटर की अगर बात करेंगे तो इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी जो सैटेलाइट है गैनीमेड, इट इज़ द लार्जेस्ट। वैसे तो 4 इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से डिस्कवर करी थी। एक है लो, एक है यूरोपा, एक है गैनीमेड और एक है कलिस्टो एंड
गैनीमेड। ये जो गैनीमेड है, ये जो गैनीमेड है, इट इज़ द लार्जेस्ट मून और लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऑफ पूरे सौर मंडल की सबसे बड़ी अगर कोई सैटेलाइट है तो वो गैनीमेड है, ठीक। और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है ये भी। और जुपिटर जो है फास्टेस्ट रोटेशन दिखाता है। फास्टेस्ट रोटेशन का मतलब ये है कि इसका एक दिन सबसे जल्दी 9 घंटे और 55 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। स्लोवेस्ट किसका भी मैंने बताया था, जल्दी बताओ कमेंट करके, स्लोवेस्ट किसका बताया था मैंने। अब आते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न के रिगार्डिंग ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा है। अभी मैं ऑर्डर लिखाऊंगा आपको। सैटर्न जो है इसकी सबसे कम डेंसिटी है, इतनी कम है कि पानी से भी कम है। लो फिर चला गया यार ये तो, एक सेकेंड, ठीक है। क्या हो गया यार इसमें, एक सेकेंड यार, कुछ तो इशू है। चलो, तो सैटर्न के रिगार्डिंग फैक्ट है आपके कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, लीस्ट डेंसिटी है इसकी, डेंसिटी है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर से भी कम डेंसिटी है इसकी, इसी वजह से, और इतनी कम किसी की नहीं है, वाटर से डेंसिटी कम किसी भी प्लैनेट की नहीं है। तभी ये एक कॉमन एक मतलब कहावत है काइंड ऑफ की हाइपोथेसिस है, या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जब इमेजिन करो कि सारे प्लैनेट को अगर तुम पानी में डाल दोगे तो एकमात्र प्लैनेट जो तैरता रहेगा इट इज़ सैटर्न, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा उस पर। बॉयंट फोर्स पे 2 क्वेश्चन आए थे इस बार सीडीएस पे आपके, है ना। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि ये 0. इसकी सबसे कम डेंसिटी है। इसके अराउंड हमें क्या देखने को मिलेंगे, रिंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिंग्स देखने को मिलेंगी, छल्ले। क्या रिंग सिर्फ सैटर्न के अराउंड ये देखने को मिलती हैं? एक्चुअल में रिंग्स जो हैं, जितने भी जोवियन प्लैनेट हैं सब में क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। एक सेकेंड रुको यार, ये कुछ, चलो पहले तो देख लेते हैं, ठीक है। तो सब में रिंग्स हमें देखने को, एक्चुअल में सब में रिंग्स होती हैं, लेकिन बहुत ही क्लियर कट तौर से देखने पे अगर मैं किसी पे मिलती हैं, ठीक है। सर आपके नोट्स मंगवाए थे, अच्छा, कोई बात नहीं, तो फिर नहीं अच्छे थे तो कोई बात नहीं। बाकी तुम किस हिसाब से बता रहे हो, कौन से नोट्स मंगाए तो मुझे पता नहीं है। अगर वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं ना तुम्हें, तो तुम बेटा खुद से ही बनाओ, वही तुम्हारे लिए सही है ना। चलो, तो सेकंड लार्जेस्ट, और कहाँ से मंगा लिए, कौन से, पता नहीं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे, लीस्ट डेंसिटी है, ठीक है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड लार्जेस्ट है। और इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है दैट इज टाइटन, ठीक है। लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है दैट इज टाइटन। इसमें टाइटन सबसे बड़ी सैटेलाइट है, और इसकी यहाँ पर तो जीवन पॉसिबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारे गैसियस प्लैनेट हैं, गैस के बने हुए हैं। लेकिन इसकी जो सैटेलाइट है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे इसके ट्रेसेस मिले हैं। ये जो रिंग्स हैं इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, हाइजेंस ने करी थी। और इसका जो गैप है, रिंग्स का जो गैप है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कसीने ने करी थी। क्लियर है। तो रिंग्स की डिस्कवरी किसने करी, लीस्ट डेंसिटी है, एंड सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अगर किसी प्लैनेट के पास हैं तो वो सैटर्न है आपका। ये नंबर आगे पीछे होता रहता है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी जो विनर है विद 146 मून्स, इट इज़ सैटर्न, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आइस जायंट। ये बहुत ठंडे हैं, दोनों बहुत ठंडे हैं, ठीक है, चिल रहते हैं क्योंकि सन से बहुत दूर है ना। ये आपका यूरानस है और ये आपका नेपच्यून है, इट इज़ यूरानस एंड इट इज़ नेपच्यून, ठीक है। तो यूरानस की अगर बात करेंगे तो इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन से ऐसे दिखेगा नहीं, दिख रहा है, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हमें मेथेन गैस देखने को मिलती है, बहुत 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 मेथेन गैस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसलिए। एंड इसको हम रोलिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलिंग प्लैनेट। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है मोर देन 90 डिग्री। तो ऐसा लगता है रोल कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं नेपच्यून की। तो नेपच्यून भी ये, इसके रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि इट इज़ दी
विंडीएस्ट प्लैनेट ऑफ हर सोलर सिस्टम। ठीक है, विंडीएस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आपको एयर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इट इज़, फिर से वही दिक्कत, क्या हो रहा है भैया? चलो, तो इट इज़ दी, क्या हो रहा है ये, एक सेकंड रुको। अभी ठीक है ना, एक सेकंड। चलो, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो आपका विंडीएस्ट प्लैनेट है नेपच्यून, यानी कि बहुत हवा यहाँ पर जोर से चलेगी, एंड इट इज़ दी ओनली प्लैनेट जिसको कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट किया गया। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसने लगाई? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये लगाई जोहान गल्ले करके था। जोहान गल्ले समवॉट साउंड्स लाइक महेश गल्ले ठीक है, और अर्बेन ले वेरियर ने, अर्बेन ले वैरियर, इन्होंने क्या किया, मेन तो जो थे अर्बेन ले वेरियर, इन्होंने बोला, ठीक है, ब्रिटेन के थे, कि ब्रिटिश जो लैबोरेटरी थी उसको बोला कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पर इस तरह से उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी कि अपने टेलीस्कोप से देखो। उनके पास ऐसा कुछ पर्सनल तो था नहीं, उन्होंने बोला ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी को कि इस तरह से टेलीस्कोप से देखो, आपको कुछ दिखेगा वहाँ पे, एंड दैट इज़ दी अनदर प्लैनेट। और जब देखा गया तो इट वॉज फाउंड टू बी ट्रू, कि हाँ है वहाँ पे। ठीक है, नेपच्यून का जो है, नेपच्यून की अगर बात करेंगे तो इसका जो रेवोल्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। सबसे फास्टेस्ट किसका था बताना? रेवोल्यूशन इसका 165 या फिर लगभग 164 साल, 164 से 65 साल लगाता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। फास्टेस्ट इसका था मरकरी का था। फास्टेस्ट रोटेशन जुपिटर, स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस 243 अर्थ डेज। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये 165 ईयर्स लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अब किसी का डाउट हो तो चीज़ें जल्दी से बताओ, नहीं फिर मैं ड्वार्फ प्लैनेट पे आता हूँ। जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? देन हम लोग आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट क्या चीज़ें होती हैं। चलो, सर इज दैट फॉर CUET? यस इट इज़ साइतामा। सर एक बार स्टडी होल बता दो। ओके, स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि जैसे कि बिग बैंग एक्सप्लोजन ने बोला कि पूरा मैटर एक साथ था, एक्सप्लोजन हुआ, फिर धीरे 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 यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी ने बोला नहीं नहीं, ये कोई एक्सप्लोजन वगैरह नहीं हुआ, ऐसे ही था यूनिवर्स, और वो बस धीरे 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 क्या हो रहा है, वो अपनी मैटर जो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कुछ मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, तो वो अपनी स्टेडी स्टेट को मेंटेन किए हुए है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? जो लोग 3.0 में हैं बैच में, अगर उन्हें इस उसमें आना है बैच में, तो परमार 15 कोड का यूज़ कर सकते हैं, PARMAR 15। ठीक है, चलो, ओके ओके ओके, अभी समराइज़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, समराइज़ हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इट्स सोनू, डिफरेंस मैंने कॉमेट और एस्टेरॉइड के बारे में तो बता दिया था, अभी मेटियोराइट और मेटियोर के बारे में बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, मेटियोराइट और मेटियोर में भी बहुत ज़्यादा कोई खासा डिफरेंस होता नहीं, इट डिपेंड्स कि भाई वो हमारी अर्थ सरफेस पे आया है कि नहीं आया, कि वहीं पे ख़त्म हो गया एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ही वो। ठीक है, मेसोस्फीयर में ही। तो कॉमेट और एस्टेरॉइड तो आप जान गए, अभी उस पर भी आते हैं। लेकिन अभी आ जाते हैं मेन कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ प्लैनेट। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ प्लैनेट। अगर आपको प्लैनेट बनना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना होगा? पहला, कि यू शुड ऑर्बिट अराउंड द सन, ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि सन के अराउंड ऑर्बिट करना है आपको। दूसरा चीज़ ये है कि यू शुड हैव, मतलब वो प्लैनेट शुड हैव क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ठीक है, जो भी अपने आसपास की चीज़ें उसको उसने क्लियर कर दिया, वो नेबर, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अराउंड इट्स ऑर्बिट। एंड तीसरी चीज़ है, एंड दैट इज इट शुड हैव सफिशिएंट मास, शुड हैव सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी। ठीक है,
इतनी ग्रेविटी, इतना मास होना चाहिए कि उसके पास खुद की सफिशिएंट ग्रेविटी होनी चाहिए। अब प्लूटो भाई साहब क्या थे, ये इसको अपने अराउंड इनके जो पाथ में जो भी चीज़ें आ रही थी उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया। अब हम डॉर्फ प्लैनेट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किन किन डॉर्फ प्लैनेट को हमें याद रखना है। डॉर्फ प्लैनेट्स देखो, एक तो सेरेस है तुम्हारा, एक सेकेंड, ठीक है, एक तो सेरेस है। ये सेरेस कहाँ है? सेरेस आपको देखने को मिलेगा एस्टेरॉयड बेल्ट में। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ये जो तुमको दिख रही है ना एस्टेरॉयड बेल्ट, यहीं बीच में एक सेरेस करके है, वो एक डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक। देन ये जो बेल्ट है कौन सी? नेपच्यून के बियॉन्ड, नेपच्यून के बियॉन्ड, यहाँ पर मैं वैसे बना देता हूँ, नेपच्यून के बियॉन्ड, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे कुछ और डॉर्फ प्लैनेट जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े, ठीक है। क्यूपर बेल्ट में है आपके, जैसे कि जो सबसे बड़ा है आपका प्लूटो आ जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट है एरिस, जो अभी वो हम देख रहे थे U 2003 वाला, UB 2003। एरिस, होमिया है और मेक है, मेक। तो ये चार आपके डॉर्फ प्लैनेट, जो चार डॉर्फ प्लैनेट हैं ये कहाँ पर हैं आपके? ये हैं, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। ये चार आपके जो डॉर्फ प्लैनेट हैं ये हैं क्यूपर बेल्ट में, और ऊपर वाला जो मैंने सिरिस आपको बताया दैट इज इन दी एस्टेरॉयड बेल्ट। क्लियर हो गया कि डॉर्फ प्लैनेट के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। कौन डॉर्फ प्लैनेट है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट में? सिरिस है, और क्यूपर बेल्ट में आपको चार डॉर्फ प्लैनेट देखने को मिलेंगे, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं, फैक्ट्स तो मैंने आपको लिखवाई दिया है। ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइज। तो साइज का ऑर्डर क्या है इन सारे प्लैनेट का? तो उसको हम इस तरह से याद करते हैं, जे सन, ईवीएम, मरकरी, ठीक है, जेसन, ईवीएम, मरकरी। तो जेसन जैसे जे स्टार एक पॉप स्टार का नाम है, तो उस तरह से जेसन याद कर सकते हो, दैट इज योर जुपिटर, दिस इज योर सैटर्न, दिस इज योर यूरानस, दिस इज योर नेपच्यून, दिस इज अर्थ, दिस इज वीनस, दिस इज मार्स एंड दिस इज मरकरी। तो जेसन, ईवीएम, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ा जुपिटर, देन सैटर्न एंड सबसे छोटा आपका मार्स, देन उसके बाद सबसे छोटा मरकरी आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो हम मून पे आते हैं और उसके बाद ही हम कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। द मून इज दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमने अभी अब देखा था मरकरी, वीनस के पास उनकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। और एक चीज़ और फैक्ट याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस फैक्ट को, एंड दैट इज कि ऑल प्लैनेट्स, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं, सारे प्लैनेट्स रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, एक्सेप्ट टू, सिर्फ दो को छोड़ के। वो दो कौन है? वो दो हैं आपके वीनस और यूरेनस, नस हैं ये दोनों, ठीक है। वीनस और यूरेनस, इन दो प्लैनेट के पास को मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट। एंड ऑल प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट एक्सेप्ट टू, ठीक है। अगेन इसमें भी, और वो कौन से, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, एक तो मरकरी है और एक वीनस है, कोई सैटेलाइट नहीं है इनके पास। तो हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, उसको मून बोलते हैं। इट इज़ दी ओनली नेचुरल, सैटेलाइट तो हम भेजते रहते हैं, वो नेचुरल थोड़ी ना, वो तो हम इसरो भेज रहा है, नासा भेज रहा है, वो तो आर्टिफिशियल है। लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ मून ओरिजिनेटेड या फिर मून फॉर्म्ड। 1838 में जॉर्ज डार्विन ने बताया कि अर्थ और मून जो है ये सिंगल थे, सिंगल रोटेटिंग बॉडी थे। फिर मून इससे अलग हो गया और इसके अराउंड घूमने लगा, जो कि बात जो है मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से डंबल की तरह। तो ये मून अलग हो गया, अर्थ अलग बन गया, जो बाद में गलत बात प्रूव हुई, ठीक है। इट इज़ नाउ जनरली बिलीव्ड कि अर्थ में कोई कोलिजन हुआ बड़ा सा, जिसको द बिग स्प्लैट बोलते हैं। अर्थ है, कोई बड़ा सा कोलिजन हुआ होगा जिससे कि ये पार्ट अलग हो गया होगा, जो मून है आज वो अलग हो गया होगा अर्थ से, और उसके अराउंड घूमने लगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। इट इज नाउ जनरली बिलीव्ड दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जायंट इम्पैक्ट, व्हाट इज नाउ इट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैट। इसको हम द बिग स्प्लैट का नाम दिया हमने, ठीक है। एंड दिस पोर्शन ऑफ द ब्लास्टेड मेटल दैट देन कंटिन्यूड टू ऑर्बिट द अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट वही 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। जब सबका प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ तो रफली उसी के टाइम पे ही इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। इज दैट क्लियर? और अब हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टलेशन के बारे में और फिर हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और अपने
खुद के PYQs वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई, हाँ भैया एक्सट्रैक्ट तो अगर बात करें तो एक तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया है, और दूसरा बात NCERT के एक्सट्रैक्टेड नोट्स ही आपको मिलेंगे, ठीक है। NCERT के एक्सट्रैक्टेड नोट्स ही आपको मिलेंगे जितना आपको पढ़ना है। अब कॉन्स्टिलेशन क्या चीज़ होती है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टिलेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। तारा मंडल को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक। अब कॉन्स्टिलेशन में कौन कौन से पढ़ने हैं, तो ये है ओरियन कॉन्स्टिलेशन। इसको हम ओरियन द हंटर भी बोलते हैं। काहे काहे से ये हंटर की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये हंटर है कोई, इसका सिर है, ठीक है, इसके पैर हैं, ठीक है, इसके पैर हैं, और इस तरह से ये हंट कर रहा है किसी को, तो ये हंटर की तरह लगता है, इसलिए ओरियन द हंटर बोलते हैं। सवाल यहाँ बनता है कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है इसमें, तो रिगल इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ये सबसे चमकीला तारा है, ब्राइटेस्ट स्टार है इन दी ओरियन कॉन्स्टिलेशन, रिगल, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। देन अगर बात करेंगे तो नीचे आ जाते हैं, नीचे ही आपको दिख रहा है दैट इज सिग्नस। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा कॉन्स्टिलेशन क्रॉस शेप्ड है, तो सिग्नस है आपका क्रॉस शेप्ड। ये आप देखेंगे तो सिग्नस आपको दिखेगा इस तरह का कुछ क्रॉस शेप्ड है। देन है ये हमारा कैसे हो पिया, लिखा है नीचे, नहीं लिखा है, कैसे हो पिया, ठीक है, तो कैसियोपिया है ये, और कैसियोपिया आपका 5 स्टार से मिलके बनता है, 1 2 3 4 5, और ये डब्ल्यू शेप का होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज़ डब्ल्यू शेप्ड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज़, जिसको कि हम सप्तऋषि बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट में और कोई है नहीं, बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, सप्तऋषि या फिर उर्सा मेजर। ऐसे उर्सा माइनर भी होता है आपका, ये है उर्सा मेजर, सप्तऋषि, ठीक है, ठीक है, सप्तऋषि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं, चल क्यों नहीं रहा भैया, ग्रेट बियर, क्योंकि ये ग्रेट बियर का शेप का लगता है, जो आपका ये पूरा उर्सा मेजर होता है, ठीक। अब यहाँ पर यह बात आती है कि एस्टेरिज्म क्या चीज़ होती है, एस्टेरिज्म क्या होती है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यानी कि विद इन दी कॉन्स्टिलेशन अगर आपको एक स्टार्स का पैटर्न देखने को मिले, कॉन्स्टिलेशन के अंदर ही एक स्टार का पैटर्न देखने को मिल जाए, तो उसको एस्टेरिज्म बोल देते हैं। ये कौन, इस एस्टेरिज्म का नाम क्या है, इसका नाम है द बिग डिपर, बिग डिपर इसका नाम है। एंड व्हाट इज एस्टेरिज्म, अ पैटर्न ऑफ स्टार्स, अ पैटर्न ऑफ स्टार्स विद इन अ कॉन्स्टिलेशन, एक कॉन्स्टिलेशन के अंदर ही आपको पैटर्न ऑफ स्टार्स देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एन एस्टेरिज्म। आई होप इट इज क्लियर ना। और हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन का भी पूछ ले, व्हाट विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन, तो इट इज हाइड्रा, इट इज व्हाट, इट इज हाइड्रा है, ये हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। बिग स्प्लैट समझ गए, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अपने अगला लेक्चर, और ये एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ना ही एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ क्यों पढ़ें, उसका कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पर पढ़ने का, ठीक है। इसको एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट, एंड जो आपको डिफिकल्ट लगती है लेकिन क्वेश्चन आता है इससे और बनता नहीं है किसी से, वो टॉपिक करेंगे, मात्र 5 मिनट का है, ठीक है, लेकिन इसको कर लेंगे तो आपका एक ऐसा नंबर से, मतलब आपका एक ऐसा क्वेश्चन सिक्योर हो सकता है जो बाकी लोग तो गलत करेंगे लेकिन आप सही करेंगे। ये है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक। सन के बारे में फैक्ट बता रहे हैं भैया, रुक जाओ अभी। एक फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना कि जो पूरा 99% मास है ना सोलर सिस्टम का, सन कॉन्स्टिट्यूट्स 99% ऑफ एंटायर मास ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है कि 8.3 मिनट्स लगते हैं सनलाइट को रीच करने में टू दी अर्थ, ठीक है, ये चीज़ आप जान गए हैं। ये जो मेनली बना होता है दैट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ
हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि लगभग आपको ये 70%, तो ये लगभग 30%। और भी गैसेस होती हैं लेकिन इन्हीं का ही इतना प्रोपोर्शन बड़ा होता है कि भाई बाकी चीज़ें उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती बाकी गैसेस। और एक चीज़ और है एंड दैट इज़ सन की जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना, उसको थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से समझना इसको। आउटर लेयर जो होती है सन की, उसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर, ठीक। फिर आपको एक अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, रुको रुको रुको, पहले ड्रॉ कर देते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। लेयर ऑर्डर में पूछ सकते हैं आपसे लगाने के लिए, हाँ। तो ये हो गई कोरोना। कोरोना के बाद आएगी आपकी क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर, इसके बाद आएगी इसके अंदर फोटोस्फियर। फोटोस्फियर, ये बस 3 तुमको याद करनी अच्छे से। कौन कौन सी? कोरोना आउटर है, और अंदर जाओगे क्रोमोस्फियर, और अंदर जाओगे फोटोस्फियर, और अंदर तो बैठा होगा तुम्हारा कोर। अंदर तो एकदम क्या होगा? कोर होगा, ठीक है। कोर के सराउंडिंग में होगा, कोर के सराउंडिंग में होगा, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं इसको, जो कोर के अराउंड सराउंडिंग में होता है। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव जोन। देन आता है कन्वेक्शन जोन। तो बस इतना ध्यान रखना है तुमको, कोर है अंदर, उसके अराउंड रेडियो एक्टिव जोन, देन आपकी फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, कोरोना। ये ऑर्डर में ध्यान रखना, ठीक है, अंदर से बाहर के ऑर्डर में। ये पूछेगा, पर कभी तक क्वेश्चन बना तो नहीं, लेकिन बहुत चांसेस है कि आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? देन ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कोर है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये जो कोर है ये कैसे बना? तो कोर बना न्यूक्लियर फ्यूजन से, परमाणु संलयन जिसको बोलते हैं हिंदी में। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? जहां पर 2 आपके छोटे स्मॉल न्यूक्लियाई मिलते हैं टू फॉर्म अ लार्ज बिग न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे यहां पर हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन, ठीक है। क्लियर? यहां तक अब हम क्या देख रहे थे? रिगार्डिंग मून देख रहे थे, ठीक है। तो मून, अच्छा सॉरी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो मून के रिगार्डिंग पहले फैक्ट ये ध्यान रख लो, शायद मैंने लिखवाया कि नहीं अभी, एक सेकेंड। मून के रिगार्डिंग फैक्ट नहीं लिखवाया ना, तो मून के रिगार्डिंग याद कर लो कि मून जो होता है, मून आपका एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है खुद की लाइट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? नॉन ल्यूमिनस का मतलब जैसे कि जो स्टार्स होते हैं हमारे, जैसे सन इज अ स्टार। सन इज दी लार्जेस्ट स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम का है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज दी क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सन। लेकिन इसके बाद में लगा दूं आफ्टर सन, तो सन के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, जो हमारे गैलेक्सी है वो तो आपको पता है मिल्की वे गैलेक्सी है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी, क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी? ये फैक्ट्स हैं यहाँ पे कुछ। क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी ये कौन सी है? तो ये है आपकी एड्रोमेडा गैलेक्सी। एड्रोमेडा गैलेक्सी है जो कि सबसे क्लोज है किसके? आपका जो मिल्की वे है उससे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मून का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज लेबनिड्स पॉइंट, ठीक है। लेबनिड्स पॉइंट ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मून में। मून की अगर बात करेंगे तो इसकी जो पूरी हम बोल सकते हैं जो टाइम लगता है वो कितना लगता है अर्थ में आने पे? तो 1.26 सेकेंड मून लाइट को लगता है टू रीच अर्थ। मून लाइट टू रीच अर्थ, क्लियर है? मून का ओनली वन साइड इज विजिबल, ओनली वन साइड इज विजिबल, सिर्फ एक ही साइड हमें विजिबल होता है। क्यों? इसका रीजन आपसे पूछता है, वाई ओनली वन साइड इज विजिबल? द रीजन इज
कि जो इसका रोटेशन का टाइम होता है, रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन का टाइम, वो बिल्कुल बराबर होता है, वो इक्वल होता है। और वो कितना होता है? 27 अर्थ डेज़ की अगर बात करेंगे इतना होता है रफली। तो क्योंकि सेम बिल्कुल सिमिलर होता है तो हमें सिर्फ एक ही साइड दिखता है, यानी कि, और वो जितना भी हमें पार्ट दिखता है मैक्सिमम जो दिखता है वो लगभग 60% दिखता है। ठीक है, यही रीज़न है उसका कि क्यों हमें एक ही साइड दिख रहा है। और कैसे क्रिएट हुआ था, तो बिग स्प्लैट थ्योरी, वो तो हमने देख ही लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, थोड़ा सा है भी वैसे कॉम्प्लेक्स, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पूछेगा, क्या आपको याद करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ क्रिएट हुई थी, हमारा प्लैनेट क्रिएट हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 13.6 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का क्रिएशन शुरू हुआ था। तो इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर आज तक जो भी टाइम पीरियड है, इसको हम सर्टेन टाइम पीरियड में या फिर सर्टेन ईयॉन्स में क्लासीफाई करते हैं। उन ईयॉन्स को फर्दर कुछ एरा में क्लासीफाई करते हैं, वो एरा आर डिवाइडेड फर्दर, डिवाइडेड इनटू द पीरियड्स, दोज पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एपॉक्स, एपॉक्स फर्दर आर डिवाइडेड इनटू एज और ईयर्स। देन वो हमारे लाइफ मेजर, कुछ लाइफ में जो मेजर इवेंट हैं लाइफ में, लाइफ के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ईयॉन्स कौन कौन से हैं? तो एक तो सबसे पहले ये है कि भाई 13.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। फिर बिग बैंग के बाद क्या हुआ? सुपरनोवा बना। ना व्हाट इज सुपरनोवा? ये सुपरनोवा क्या चीज़ होती है? तो इट इज एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। और क्योंकि सुपरनोवा की बात आई ही है तो जरा पल्सर के बारे में भी लिख लो। पल्सर क्या होता है? व्हाट इज पल्सर? इट इज अ न्यूट्रॉन स्टार। एक न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? तो न्यूट्रॉन स्टार वो स्टार होता है जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भाग नहीं पाते हैं, दोनों आगे समा जाते हैं, और जब समा जाएंगे तो न्यूट्रल कर दें एक दूसरे को, तो न्यूट्रॉन स्टार। क्लियर है? देन यहाँ से ओरिजिन ऑफ स्टार्स हुआ। ये सब जब खत्म हो गया तो हेडियन एरा, हेडियन इयॉन शुरू हुआ, देन आर्कियन, देन प्रोटोजोइक। कब शुरू हुआ? लगभग 4800 मिलियन से लेकर 570 मिलियन तक ये चला। हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। ये किस तरह से पूछ सकता है? ऑर्डर में लगाने को पूछ सकता है। देन आता है हमारा एक और इयॉन जो यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूँ, एंड दैट इज फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक, ध्यान रहेगा। ये तो खैर ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिग बैंग के बाद सुपरनोवा, ओरिजिन ऑफ स्टार हुआ, हेडियन हुआ, आर्कियन हुआ, प्रोटोजोइक, HAP, हैप। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देन उसके बाद फेनेरोजोइक। हम किस में रह रहे हैं? फेनेरोजोइक में रह रहे हैं। हम किस में? अभी फेनेरोजोइक में। देन इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया फेनेरोजोइक को डिफरेंट एरा में। कौन कौन से? सबसे पहले पीलियोजोइक एरा आएगा 570 मिलियन से लेकर 245 मिलियन साल तक। देन मीसोजोइक जो 245 से 65 मिलियन तक। देन सेंजोइक जो 65 मिलियन से आज तक, उसको सेंजोइक। तो हम किस में रह रहे हैं? हम फेनेरोजोइक इयॉन के सेंजोइक एरा में रह रहे हैं। और इस सेंजोइक एरा को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं क्वाटरनरी और टर्शरी में। मीसोजोइक को क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक, मतलब ये ऑर्डर में है, मतलब ये पुराना है, देन ये नया है, देन ये और नया है। समझ आ रही बात? जैसे ये पुराना था, ये थोड़ा नया, ये और 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 नया। समझ रहे हैं आप? नीचे से ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो हम टाइम में आगे चल रहे हैं। ठीक, तो पीलियोजोइक जो हमारा सबसे पुराना एरा है, उसमें अगर हम देखें तो ओडोविशियन है, मतलब सबसे पहले कैम्ब्रियन, देन ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डोवोनियन, कार्बोनिफेरस, जहाँ पर कार्बन वगैरह ये सब का फॉर्मेशन शुरू हुआ, और परमियन एरा। सॉरी, ये एरा तो आपके ये हो गया परमियन पीरियड। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेंजोइक का है। देन मीसोजोइक में आते हैं तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक आपको पता है, जुरासिक जहाँ पर डायनासोर्स थे, एज ऑफ डायनासोर्स को हम जुरासिक बोलते हैं, जुरासिक पीरियड है ना। और क्रिटेशियस में एकदम पीक में थे और वहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने लगे। क्रिटेशियस एरा में डायनासोर खत्म हो गए। देन आते हैं सेंजोइक में। सेंजोइक को डिवाइड करते हैं टर्शरी और क्वाटरनरी में। देन आता है पीरियड। पहले तो देखो, सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो तुमको यही बेसिक सा सवाल बनेगा, ऑर्डर में लगा दो बेटा, इयॉन, एरा, पीरियड और एपॉक को। तो सबसे पहले तो तुमको यही याद हो कि इयॉन बड़ा होता है, उस इयॉन बड़ा होता है, एरा आता है, देन पीरियड आता है, देन एपॉक आता है। ये ऑर्डर, ये चारों का ऑर्डर पहले तो पता होना चाहिए। देन ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तब की बात है, और ये सब मैं आपको नहीं रटवाने वाला हूँ। बस
ये जो आपको एरा याद कर लेना, पीरियड याद कर लेना है, और पीरियड में भी थोड़ा सा मेसोजोइक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंजोइक का। सेंजोइक में आपका क्वाटरनरी है और टर्शरी है। देन टर्शरी, टर्शरी पुराना होगा क्वाटरनरी से। अब हम रह रहे हैं फेनेरोजोइक इयॉन के, सिंजोइक एरा के, क्वाटरनरी पीरियड में, क्वाटरनरी पीरियड के होलोसीन एपॉक में रह रहे हैं हम। समझ में आई बात? यानी कि धीरे 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 हम ऊपर, नीचे वाला पुराना है। तो टर्शरी में पीलियोसीन आता है, इयोसीन आता है, ओलिगोसीन आता है, मेयोसीन आता है और प्लायोसीन आता है। ठीक है। एंड देन क्वाटरनरी में आते हैं सिर्फ दो एपॉक, प्लेस्टोसीन जिसको कि आइस एज बोलते हैं, और आइस एज खत्म होने के बाद होलोसीन। तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा पीलियोलिथिक था, मीजोलिथिक था, ठीक है, सॉरी नियोलिथिक, हाँ पीलियोलिथिक जो था वो आपका प्लेस्टोसीन से कोलैप्स किया। प्लेस्टोसीन एरा में चल रहा था जो ये आपका पीलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज था, यानी कि आइस एज में चल रही थी वो चीज़ें। और जब आपका नियोलिथिक वगैरह आया तो हम होलोसीन में एंटर कर गए, यानी कि इसको इट इज़ अ वार्मर फेस, इट इज़ अ वार्मर फेज ऑफ द अर्थ, इट इज़ द आइस एज ऑफ द अर्थ। 10,000 से लेके नहीं गलत है ये बोलना, 2 मिलियन से लेके 10,000 साल तक। 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले तक ये चल रहा था आइस एज। और 10,000 से लेके अब तक होलोसीन चल रहा है, वार्मर फेज चल रहा है। और यहीं पे होमो सेपियंस निकल के आए, ये हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पीलियोलिथिक में होमो सेपियंस का डेवलपमेंट आइस एज में हुआ और मॉडर्न मैन जो है वो बना आपका होलोसीन में। ठीक है, तो बाकी सब नहीं याद करना है, जितना मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया सिर्फ उतना याद करना है। टर्शरी का भी बस ये याद कर लेना है जहाँ जहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है। सब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख लीजिए, जैसे कि ये जुरासिक और क्रिटाशियस वाला, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कब ये डेवलप हुआ और कब आपके होमोसेपियंस वगैरह आए। ठीक, क्लियर। और फर्स्ट रेप्टाइल्स कब है? फर्स्ट रेप्टाइल्स तो ये आपके जो कार्बोनिफेरस एरा, यानी कि जहाँ पर कार्बन वगैरह का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो यहाँ पर आया था ये। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ तो थी नहीं कैम्ब्रियन एरा तक। पहली फिश तो हमें कब देखने को मिली है? ऑर्डोविशियन जो हमारा पीरियड है उसमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद फिशेस के बाद फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, प्लांट वगैरह के देखने को मिले सिल्यूरियन एरा में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो रही है, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन से। ठीक, क्लियर है। तो क्वाटरनरी जहाँ पर हम रह रहे हैं वो पीरियड है, और दो एपॉक हैं, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। अब सवाल पे आ जाते हैं, पहले एनसीईआरटी के सवाल, देन हमारे जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं इस टॉपिक पे उनको करेंगे हम। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर आ रहे हैं ना, अभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं ना। पहले तो ये इनके आंसर दे दो, पहला, दूसरा और फॉर्मेशन ऑफ, तीसरा नहीं, तीसरा पढ़ा नहीं है अभी, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये नहीं करना है। एंड ठीक है, चौथा भी करना है, पांचों भी करना है। पांचों करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ द अर्थ? तो एज ऑफ अर्थ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ की एज है, कॉस्मॉस की नहीं। कॉस्मॉस होता तो 13.7 होता, लेकिन ये 4.6 बिलियन ईयर्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा इयॉन था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा इयॉन है, देन है एरा, ठीक है, ई स्क्वायर, ठीक है, एओ एरा, ठीक है, ऑलराइट। देन पीरियड है आपका, कैसे भी तो याद करना होगा ना इसको, कैसे भी तो करके याद करना होगा ना, तो कैसे भी करके याद रखो इसको। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पहले एओ कुछ भी, ठीक है, फिर इंजीनियर आएगा, ठीक है, पीआर करेगा, पब्लिसिटी स्टंट करेगा, कुछ इस तरह से कुछ याद करो। ठीक है, या फिर ई स्क्वायर पीई, जैसा भी आप याद रखो, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आपको ऑर्डर को। ठीक है, अगर आपको लगता है रटने के मतलब वैसे ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है तो आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं इसको। ऑलराइट, तीसरे पे चौथे पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट प्लैनेट बिटवीन द सन एंड अर्थ? गलत है, प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड सही है। लाइफ ऑन अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट? लाइफ ऑन अर्थ की बात कर रहा है। अब यहाँ पर आप 13.7 बिलियन करेंगे तो यूनिवर्स की एज है लाइफ ऑन अर्थ। अब यहाँ पर इसी चीज का ये काम आएगा जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 438 से लेके 505 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अगर हम इसको बिलियंस में कैलकुलेट करेंगे, रफली बिलियंस में ही सारे ऑप्शन है ना, तो लगभग ये आपका जाएगा
3.8 बिलियन ईयर्स में, ठीक है, बिकॉज ये तो 400, ठीक है, 3.8 बिलियन ईयर्स में ये जाएंगे हम, ठीक है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम, ये तो वैसे हैं वाई आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट रॉकी, वो हम देख चुके हैं कि भाई बहुत क्लोज बने थे जो हमारे बाकी के प्लैनेट हैं, बाकी के प्लैनेट मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो बहुत क्लोज बने थे, तो सोलर विंड्स ने उनको उड़ा दिया उनके एटमॉस्फेयर को, और बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं वो बड़े दूर बने थे, तो उनकी जो गैसेज हैं वो एक तो एस्केप नहीं कर पाई क्योंकि सोलर फ्लैश उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और ग्रेविटी बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि बहुत बड़े प्लैनेट हैं हमारे, ठीक है। चलो भाई अब ये पहला क्वेश्चन करो। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन है, क्या चीज़, सर फैटमैन बॉय, जल्दी आएगा जल्दी आएगा, है ना। चलो भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो अंदर के चारों हैं, और वो चारों कौन हैं, अर्थ है, सॉरी हाँ जुपिटर तो नहीं है, जुपिटर को हटाओ, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर सैटर्न नहीं है, और एक सेकंड नीचे भी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, और आप आंसर ये ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। यहाँ पर शायद आपको देखना भी, ठीक है, दो जितने भी MCQs होंगे टोटल आपको बताना है कि कितने आपके सही हुए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर्स प्रूव दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, किसने प्रूव किया था। हाँ, तो ये कॉपरनिकस ने दिया था, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी मैंने आपको बताया था 1543 में, है ना, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ये दिया था। ये सारे आपके यूपीएससी के ही PYQs हैं, यूपीएससी के मतलब सिविल सर्विसेज मत समझा करो, मतलब CDS CAP FNDA सबके। इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल द क्वाटर्नरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एपॉक्स, दे आर क्वाटर्नरी पीरियड यानी हमारा वाला पीरियड जहाँ हम रह रहे हैं, तो एक तो प्लेस्टोसीन है, आइस एज, और होलोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, एक तो आइस एज हो जाएगी, एक तो आइस एज हो जाएगी, और एक हमारा जो वार्मर फेस है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द गिवन प्लैनेट, और दिख तो रहा है ना आपको क्वेश्चन, मतलब क्लियर तो है ना। तो और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी में लगाना है आपको, घटती हुई घनत्व के ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की, देन उसके बाद भैया सबसे कम, सबसे ज़्यादा अर्थ की, सबसे कम सैटर्न की है, और ऐसा तो हमें दिख रहा है एक तो ए वाले ऑप्शन में और एक सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब ए और सी में क्या अंतर है, बाकी को तो हटा ही दो, सैटर्न की सबसे कम होगी तो ठीक है, सैटर्न की सबसे कम होगी। तो अब बाकी ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है कि जुपिटर होगा कि वीनस होगा। सिंपल सी बात है, वीनस हमारा एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है यानी इंटीरियर वाले उनकी डेंसिटी ज़्यादा है बाकी चारों से, क्योंकि वो गैस है, ये रॉक के बने हुए हैं, तो वीनस की डेंसिटी ज़्यादा होगी जुपिटर से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक। जो द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, मरकरी की है, वीनस की है, जुपिटर की है, अर्थ की है, हाईएस्ट डेंसिटी। तो ये हो जाएगी आपकी अर्थ की, कितनी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और सैटर्न की है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या चीज़, कार्बोनिफेरस में, तो कार्बोनिफेरस में 2 होते हैं, एक तो पेंसिल्वेनियन होता है और एक मिसिसिपियन होता है, लेकिन वो पूछेगा नहीं आपसे, इसलिए मैंने लिखाया नहीं वो, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, इन सन अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन द लैग्रैंज पॉइंट L2 एंड L3, तो जो सन अर्थ सिस्टम होता है उसमें लैग्रैंज पॉइंट L2 L3 के बीच की दूरी क्या होती है। तो लैग्रैंज पॉइंट होते क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद ये L2 L3 के बीच की डिस्टेंस जानेंगे। तो अर्थ और सन के बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर, मतलब स्पेस में 5 ऐसे पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप किसी बॉडी को, किसी भी चीज़ को रख दोगे तो वो स्टेबल बनी रहेगी, ठीक है। वो अभी आपने सुना होगा आदित्य L1, तो आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 का मतलब ये है कि L1 एक लैग्रैंज पॉइंट है L1 नाम का, यहाँ पर आदित्य को रखा गया है जो हमारा पहला सोलर मिशन है। अब इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि L1 L2 L3 L4 L5 ये 5 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को पार कर दो, जैसे अपनी गाड़ी को पार करते हो तो वैसे किसी भी चीज़ को पार कर दोगे तो वो स्टेबल रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी वहीं पे, ठीक है, विद मिनिमल फ्यूल कंजम्पशन। इसीलिए जो भी भेजे जाते हैं आपके सैटेलाइट सोलर मिशंस वो इन्हीं लैग्रैंज पॉइंट में ही फिक्स किए जाते हैं, और हमारे पास अभी इतना वो नहीं कि हम L4 L5 में भेज पाएँ, L3 वगैरह बहुत दूर है, तो इसलिए हम L1 में जितने भी कंट्रीज़ ने भेजे हैं, बताओ कितने कंट्रीज़ ने अभी तक भेजे हैं, वो सब ने L1 में ही पार किया है, सब ने अपनी अपनी सैटेलाइट को, तो इनको पार्किंग स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो 5 ही होते हैं ये,
ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सन और अर्थ के बीच में ही सिर्फ लैग्रैंज पॉइंट होते हैं, हमारा मून और अर्थ के बीच में भी ऐसे 5 लैग्रैंज पॉइंट हैं। जैसे सन और अर्थ के बीच 5 है, तो ऐसे मून और अर्थ के बीच 5 लैग्रैंज पॉइंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि L4 सन और अर्थ ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि L4 और सन के बीच की डिस्टेंस, L4 और अर्थ के बीच की डिस्टेंस और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, ये तीनों बराबर हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो L2 और L3 के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, दैट इज़ लगभग ऑफ 16 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है L2 और L3 पॉइंट के बीच में, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो अभी मैंने आपसे पूछा था, तो एक तो USA है, रशिया है, ठीक है, और चाइना है, और चौथा कंट्री इंडिया बना है ना। नाउ इन सन अर्थ सिस्टम्स दिस सन अर्थ एंड लैग्रैंज पॉइंट L4 फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या बनाते हैं, तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट्स एज दे आर कंपोज प्राइमरली ऑफ लाइटर आइसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इनमें किसको गैस प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आइस, लिक्विड, गैस के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे जोवियन प्लैनेट भी कहलाते हैं, दैट इज जुपिटर लाइक जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। एंड दीज आर, मार्स तो है नहीं भैया, मार्स तो अंदर पड़ता है एस्टेरॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड में, ये तो होगा नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न। मार्स नहीं हो सकता, मार्स नहीं हो सकता है। और मार्स बताओ जल्दी से इसके 2 सैटेलाइट का नाम। चलो भाई ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी है। तो सर जब ये सवाल पूछा गया था, जब ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर इसका जुपिटर था, लेकिन अगर अभी सवाल पूछेगा तो सैटर्न होगा। और अब ये सवाल मेरे हिसाब से पूछेगा भी नहीं, मेरे हिसाब से, क्योंकि चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी कुछ कितने मून्स मिल गए जुपिटर के, तो मून नंबर 1 पे आ जाए, सॉरी जुपिटर आ जाएगा नंबर 1 पे। कुछ मून या फिर सैटेलाइट वही जो सेम ही चीज़ होती है, सैटर्न की मिल गई तो सैटर्न नंबर 1 पे आ जाता है। फोबोस, डिमोस, सबका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बताओ, ऑप्शन नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। अभी तुम टॉपिक पढ़े हो, सारी चीज़ें पढ़ाएं आपको, तो बिना ऑप्शन के करो इस क्वेश्चन को कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, बताओ जल्दी से। तो मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, बहुत नज़दीक है सन के, बहुत नज़दीक है सन के। पहला कारण तो सोलर फ्लैश बड़ी तगड़ी चली होंगी, बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, तो इतनी ग्रेविटी भी नहीं होगी कि वो जो गैस भाग रही है उनको पकड़ सके। वीनस हैज़ 2 मून्स, वीनस हैज़ नो मून, मरकरी एंड वीनस आर मूनलेस। देर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर, यस। जुपिटर तो गैशियस प्लैनेट है, लैंड है ही नहीं, तो सैटेलाइट वगैरह भी आप नहीं भेज सकते हैं। रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज ऑफ लम्स ऑफ आइस एंड डस्ट, तो जो रिंग्स बनी होती हैं सैटर्न की या फिर किसी भी जोवियन प्लैनेट की, वो आइस और डस्ट की बनी होती है। ये चीज़ मैंने लिखवाया नहीं था वहाँ पर, इसको याद रखेंगे, नोट रखेंगे, ठीक है। तो 1, 3, 4 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और भी हैं, हाँ और भी हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द एज ऑफ यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड एट अबाउट, तो एज कितनी एस्टिमेट की गई है, 0.3 मिलियन ईयर, 4 to 6 बिलियन ईयर, 7 to 10 बिलियन, 13 से 18। देख लिया करो किसके बारे में बात हो रही है, यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है। तो यूनिवर्स 4.6 बिलियन ईयर्स, सॉरी एक सेकेंड, यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है, तो 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। अगर अर्थ पूछता या फिर प्लैनेट्स पूछता या फिर मून पूछता तो हम लगाते 4 to 6, लेकिन अगर हमारा सोलर सिस्टम, सॉरी ये पूछ रहा है कॉस्मोस के बारे में, तो 13 to 18 बिलियन ईयर्स अगो होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, which of the following statement with reference to the nebular hypothesis of for the origin of solar system is correct। कौन सा नेबुलर हाइपोथेसिस पे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, अब आराम से पढ़ो और आंसर दो, ठीक है। दिख तो रही होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है द इनिशिएशन ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफ्यूज रफली स्फेरिकल स्लोली रोटेटिंग एक्सपैंडिंग नेबुला, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ। द इनिशिएशन ऑफ द नेबुलर हाइपोथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज डिफ्यूज रफली स्फेरिकल स्लोली रोटेटिंग, स्लोली रोटेट तो नहीं कर रहा था यार, बहुत भयंकर रोटेशन था। एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन अ डिस्क इज फॉर्म्ड with matter concentrated in the center. Expansion continues with the formation of the protosun and the rings of matter are left behind. The material in the rings get condensed and form the planet that revolve in orbit around the sun.
द मटेरियल इन द रिंग्स गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द सन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. रोटेट कर रही थी सारी चीज़ें, ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स बने, कंपोज हुए, और वही जो रोटेट कर रहे थे डिस्क में, जो रोटेट कर रहे थे वही क्या बन गया, प्लैनेट बन गया. ठीक है, एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है. एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन एंड डिस्क इज फॉर्म्ड विद मैटर कंसनट्रेटेड इन द सेंटर. नो, इन डिस्क में मैटर कंसनट्रेट हुआ था, और ये तो आपको पता ही है कि भाई स्लोली रोटेट नहीं कर रहा था ये. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा. और यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म. कल हमारा होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसीलिए मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ यहाँ पर नहीं पढ़ाया, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कल देखेंगे. आज का हो सकता है, आज का जो लेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल नेचर का था, तो थोड़ा सा हो सकता है भारी लगे, बोरिंग लगे, लेकिन अब से जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं ज्योग्राफी में, लेट मी टेल यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है ज्योग्राफी. सोलर सिस्टम क्या है ना, थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये वो फ्रेंड का डेट और ईयर आपको याद रखने होते हैं. ठीक है, और मुझे अभी करंट लगा, नेचुरल करंट होता है ना, कभी कभी एकदम से करंट लगता है कोहनी होनी पे, है ना, कोहनी जब लगती है, तो ये चीज़ है. तो थोड़ा सा क्या है ना, आज का फैक्चुअल बहुत था, बहुत लोडेड टाइप था. अब आगे से जो होगा ना वो मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा होगा आगे. और ये मज़ा अगर किसी ने मिस किया, मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी भी फिर आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर इस मज़े को आपने मिस कर दिया तो, क्योंकि ये मज़ा जो है सबको लेना चाहिए, है ना. हम्म हम्म लास्ट वाले का बी क्यों रॉन्ग. एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन अ डिस्क इज फॉर्म्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन, रोटेशन नहीं हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, रोटेशन नहीं हुआ था. ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे 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 घूमना. ठीक, हाँ, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कल तुम्हारे लिए हम एक रेड गुलाब लाएंगे सभी के लिए, है ना. बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं, परमार सर के चेले. एफ कैट में काम आएगा भैया, एफ कैट का लेवल बहुत लो होता है. एफ कैट का तो एसएससी में जितना पढ़ रखे हो वो मोर देन इनफ है भैया एफ कैट में तो. ठीक है, और यहाँ से ही पढ़ लोगे तो भी मोर देन इनफ ही है. सिर्फ नोट्स कैसे सच अभी नहीं है अंशुल डागर जी. और बाकी जिन लोगों को बैच लेना है, ये लेक्चर को फ्री रखें क्या यूट्यूब पे इस लेक्चर को फ्री रखें, या फिर जैसा भी होगा, नहीं होगा देखते हैं, जैसा भी होगा. ठीक है, और आपको पता है मतलब ये लेक्चर फ्री रहेगा नहीं रहेगा देखते हैं, जैसा भी रहेगा. लेकिन आगे से जो लेक्चर्स रहेंगे वो प्राइवेट हो जाएंगे तुरंत लाइव, तो आप देख सकते हो हर लेक्चर. और उसके बाद ये लेक्चर चला जाएगा परमार एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, वहीं पे नोट्स, वहीं पे क्विज मिलेगा, और उसी के अंदर ही आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा. क्लास की टाइमिंग है 4 PM डेली, 4 बजे रहेगा शाम को, सुबह 8 बजे रहेगी साइंस की क्लास बाई सागर सर. ओके, मज़ा आ गया सर, बहुत अच्छा था. ओके, थैंक यू. हाँ, यस, वो चीज़ तो मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊँगा कि जो मून होता है उसकी ग्रेविटी 1/6 होती है. ठीक है, 1/6. सारे फ्री कर दो यार, अब नोट्स वोट्स का यार ऐसे तो बन नहीं जाएंगे. हाँ, और थोड़ा हमको मेहनताना दे दो, कि नहीं दोगे बताओ. हाँ, कल भी आनंद जो है सेम टाइम पे आनंद की अनुभूति करवाएंगे. हम्म, पंडित जसराज जी का वो है कि भैया मतलब एक प्लैनेट का नाम है. ठीक है, एक डॉफ प्लैनेट है, एक मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, तो एक उनके नाम पे एक एस्टेरॉयड का नाम रखा गया था. 2019 की न्यूज़ है, और एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता देता हूँ वहाँ पर, और इसलिए तो मैं पर पूछ रहा हूँ, है ना. लेकिन एक्चुअल में वो आपसे क्वेश्चन बनता नहीं है. ठीक है, इसमें यूपीएससी में. ग्रीन प्लैनेट मैंने लिखवा तो दिया, यूरेनस है, लिखवाया तो है मेथेन की प्रेजेंस की वजह से. नहीं लिखवाया क्या, लिखवाया तो, ये देखो ग्रीन कलर से लिखवाया है, मेथेन की प्रेजेंस की वजह से. नोट्स अब देखते हैं यार, थोड़ा सा शुरू के लेक्चर्स में हो सकता है डिले हो जाए नोट्स में. ठीक है, लेकिन एक बार चीज़ें रिदम पे आती हैं तो फिर वो कॉन्टीन्यूटी बन जाती है अपने आप.
हिस्ट्री यार एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, हिस्ट्री तो एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए भैया, एनसीईआरटी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। और 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ठीक है। कोई भी किसी से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं कोई। तुरंत प्राइवेट हो जाएगा। हाँ ओके, चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, रेगुलर रहिए भाई, 4 PM पे रेगुलर रहेंगे। आपका 14 सितंबर को पेपर है, ठीक है। और 4 या फिर आई थिंक 8 अगस्त को CAPF का है, ठीक है। अब देखिएगा कितना जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, आप कंटिन्यू रहिए पहले, ठीक है। आप हफ्ते भर कंटिन्यू रहिए, देन आपको समझ में आएंगे चेंजेस, ठीक है। एनसीईआरटी का पावर आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।